चलिए स्टार्ट करते हैं नई चीज़। तो आपको ये समझ में आया और इसके बाद हम क्या देखते हैं, क्योंकि आगे की एक डेरिवेशन में एक चीज़ आएगी। तो जैसे आपने ये देखा था इलेक्ट्रोस्टैटिक में एप्सिलॉन एम और एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर, तो इसे हम के भी बोलते थे, एप्सिलॉन आर को के। एप्सिलॉन आर होता क्या था, एप्सिलॉन इन मीडियम अपॉन एप्सिलॉन इन एयर, यही होता था। इसी के जैसे देखो यहाँ क्या होता है, यह है परमिटिविटी रिलेटिव परमिटिविटी, ये होता है परमिटिविटी इन मीडियम या कंडक्टर, और ये होता है परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। इसी के जैसे परमेबिलिटी रिलेटिव वाली, रिलेटिव परमेबिलिटी आपकी होगी परमेबिलिटी इन कंडक्टर या मीडियम अपॉन परमेबिलिटी इन फ्री स्पेस। ठीक है, रिलेटिव परमेबिलिटी ये रिलेटिव परमेबिलिटी है, और ये आपको पता ही है परमेबिलिटी इन मीडियम, और यह है परमेबिलिटी इन फ्री स्पेस। परमिटिविटी नहीं, परमेबिलिटी इन फ्री स्पेस। तो देखिए एक एम्पियर सर्किटल लॉ, अगर हमने क्या करना है, मान लो ऑब्जर्वेबल पॉइंट जो है पहले तो बाहर है, ऑब्जर्वेबल पॉइंट क्या है, बाहर है। ठीक है, बाहर है तो बाहर तो म्यू नॉट लगेगा, पर अगर वो कंडक्टर में आ जाए, कंडक्टर की सरफेस में या कंडक्टर के अंदर आ जाए तो होगा क्या। तो इफ़ ऑब्जर्वेबल पॉइंट इज सिचुएटेड ऑन मतलब सरफेस में, और विदिन मतलब अंदर, विदिन दी कंडक्टर, ठीक है, जिसमें करंट कैरी हो रहा है। तो देखिए एम्पियर सर्किटल लॉ क्या चेंज होगा, देखिए लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अभी भी रहेगा। ठीक है, और फिर इसके बाद यहाँ पे म्यू नॉट की जगह कंडक्टर अगर किसी मीडियम का है m, तो म्यू m इंटू आई आएगा। ठीक है, पहले तो म्यू नॉट होता था, पर अब कंडक्टर के अंदर या सरफेस में आगे तो म्यू m इंटू आई होगा, पर जनरली म्यू m दिया नहीं रहता, तो म्यू m को यहाँ से म्यू r इंटू म्यू नॉट लिख सकते हैं। तो इसे हम म्यू r इंटू म्यू नॉट साथ में आई भी लिख सकते हैं। तो आपको ये याद रखना है, क्लियर है। अंदर आगे या सरफेस में आगे तो हमें क्या लगाना है, म्यू आर इंटू म्यू नॉट, जो कि म्यू एम है। साथ में यहाँ पे एक और चीज़ और देख लो एम्पियर सर्किटल लॉ में ही, क्या चीज़, इसके बाद एक चीज़ ये देख लो, गॉस थ्योरम, यहाँ की गॉस थ्योरम इन मैग्नेटिज्म, गॉसिस थ्योरम इन मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म में गॉसिस थ्योरम कैसे लगेगी ये आप लोग देख लो। तो क्लोज सरफेस में मैग्नेटिक फील्ड जीरो आती है, आई और गई, तो इन्होंने यही बोला, गॉस थ्योरम इन मैग्नेटिज्म ने ये बोला कि वहाँ क्या करते थे, ई डॉट डी एस करते थे, यहाँ करेंगे बी डॉट डी एस। माइंड इट, एम्पियर सर्किटल लॉ में डी एल होता है, ये डी एस है ना, और डी एस के लिए यहाँ पे एक नोट लगाते हैं, है ना, ये बराबर होगा जीरो के। इन्होंने इतना ही बोला, इन्होंने बोला जीरो के बराबर होगा, यह मतलब इन्होंने ये बोला द सरफेस इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर एनी क्लोज सरफेस इज जीरो। और जनरली आपको पता है कि यहाँ पे ई डॉट डी एस जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स आया था, तो ये हम यहाँ पे बात कर रहे होंगे मैग्नेटिक फ्लक्स की। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स किसी क्लोज सरफेस में कितना आएगा, जीरो आएगा, जबकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो नहीं होता, नॉन जीरो होता है। ठीक है, ये हम बात कर रहे होंगे मैग्नेटिक फ्लक्स की। इसकी मैं एक आर्बिटरी डेरिवेशन बता देता हूँ तुम्हें, हर जगह तो वैलिड नहीं होगी पर समझने के लिए सही है। आप ये देखो कि जो हमारा गॉस थ्योरम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक था, वो हमें बोलता था कि सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू कितना, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, यही बोलता था। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे चार्ज का काम कौन करेगा, यहाँ पे चार्ज का काम करेंगे पोल्स, मैग्नेटिक पोल्स जो होते हैं ना, चार्ज का काम यहाँ कौन करेगा, पोल्स करेंगे। जैसे ये हम पे एक कोई बार मैग्नेट हो गया, या नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है, ऐसा कोई मैग्नेट तो होता नहीं ना कि जिसमें नॉर्थ पोल की स्ट्रेंथ साउथ पोल से ज़्यादा हो, ऐसा नहीं होता। और ऐसा कोई ये भी नहीं होता कि साउथ पोल की स्ट्रेंथ क्या हो, नॉर्थ पोल से ज़्यादा हो। तो दोनों की स्ट्रेंथ सेम होगी,
मान लो स्ट्रेंथ को हम m बोल रहे हैं, m क्या है, हमारी पोल की स्ट्रेंथ है, ठीक है। कुछ चीज़ें मैग्नेटिज्म ऐसी है आगे की आती है, पर समझ जाएंगे, है ना। पोल की स्ट्रेंथ है, ये इक्विवेलेंट है चार्ज की, जैसे चार्ज होता है वैसे यही होता है। तो अगर होता तो क्या होता, देखो अगर हम यहाँ पे b डॉट ds बनाते तो e की जगह b आता, ठीक है। q की जगह क्या आता, q की जगह बेटा पोल स्ट्रेंथ आती जो कि m है। पर आपको पता है एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट कैसे आते हैं, ऊपर नीचे आते हैं। तो अभी देखा था ना आपने, तो अगर एप्सिलॉन नॉट नीचे है तो म्यू नॉट कहाँ आएगा, ऊपर आएगा, तो ये m म्यू नॉट हो गया। अब आप खुद ही देखो, जैसे ये डाइपोल के जैसे ही तो है बार मैग्नेट, एक पॉजिटिव पोल स्ट्रेंथ लो, एक नेगेटिव लो, यही इसकी लिमिटेशन है। पोल स्ट्रेंथ पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होती, पर आर्बिट्री डेरिवेशन के लिए हम इसको पॉजिटिव और नेगेटिव ले रहे हैं। तो आप ये देखो कि जो आपका टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा b डॉट डी एस, जो आपका टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा वो कैसे आएगा, फ्लक्स ऑफ नॉर्थ पोल प्लस फ्लक्स ऑफ साउथ पोल। एक को आर्बिट्री पॉजिटिव ले लिया, एक को आर्बिट्री नेगेटिव ले लिया। और b डॉट डी एस कितने के बराबर है, m म्यू नॉट। तो एक बार ले लेंगे m ऑफ नॉर्थ पोल म्यू नॉट प्लस m ऑफ साउथ पोल म्यू नॉट। नॉर्थ पोल का प्लस m है तो m ऑफ म्यू नॉट, प्लस साउथ पोल का कितना है, माइनस m है तो माइनस m ऑफ म्यू नॉट। इससे ये कैंसिल होगा, इसी वजह से ये कितना आया, 0 आया। क्लियर है, ऐसा है। आर्बिट्री डेरिवेशन है, ज़्यादा पॉपुलर तो नहीं है, पर ऐसा कर सकते हैं। क्लियर, शाबाश। इसके बाद देखिए हमें दूसरी चीज़ क्या देखनी चाहिए इसी से रिलेटेड, कि अगर हम पे कोई थिन शीट हो, मान लो कोई थिन शीट है, मान लो मैंने यहाँ पे एक थिन शीट बना दी, तो थिन शीट में कोई चीज़ क्लोज हो नहीं पाएगी, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, 0 आएगा। जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आता था, ठीक है। यहाँ पे कितना आएगा, मैग्नेटिक फील्ड 0 आएगा। फिर वही बात आप क्या कर लो, जो आपको सरफेस से दिख रही है ना, ये आपको मैंने अभी बताया था कि जो आप देख रहे हो अगर वो साउथ है तो बैक साइड क्या होगा, नॉर्थ होगा। और अगर आप देख रहे हो साउथ हो तो बैक साइड क्या होगा, नॉर्थ होगा। अगर आप देख रहे हो नॉर्थ हो तो बैक साइड क्या होगा, साउथ होगा। तो अगर मान लो आपको आगे नॉर्थ दिख रहा है तो पीछे की साइड क्या होगा, साउथ होगा। तो एक की पोल स्ट्रेंथ m होगी, एक की माइनस m होगी, और कैंसिल होके कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है। तो किसी थिन शीट के लिए कितना आएगा, 0 आएगा। यही थिन शीट अगर किसी शेप में कन्वर्ट होगी, मान लो ये सिलेंड्रिकल बन गई, ये अब क्या बन गई, सिलेंड्रिकल बन गई। थिन है बच्चों, थिक नहीं है ना सॉलिड है, सॉलिड की बात नहीं कर रहा हूँ, थिन है मतलब एक रैपर है, रैप को फोल्ड कर दिया, जैसे वो झाड़ू का होता है ना रैपर, सिलेंड्रिकली होता है वो, तो उसे फोल्ड कर दिया। तो इसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी, 0 आएगी। कब, जब करंट कहाँ हो, सरफेस में हो। जैसे यहाँ पे करंट कहाँ होगा, सरफेस में होगा, बॉडी में नहीं होगा। व्हेन करंट इज इन सरफेस, करंट जब सरफेस में होगा तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। पर अगर करंट है पूरे क्रॉस सेक्शन में, करंट इज़ ऑल्सो इन क्रॉस सेक्शन, करंट क्रॉस सेक्शन में भी हो जाए, मतलब यहाँ तो फ्लो कर ही रहा है, यहाँ पे भी फ्लो करने लग जाए, ऐसे भी फ्लो करने लग जाए, ऐसे भी फ्लो करे, ऐसे ऐसे, क्रॉस सेक्शन यही तो होता है ना, गोले। तो क्रॉस सेक्शन में भी फ्लो करे, तब मैग्नेटिक फील्ड 0 नहीं होगा, पर तब करंट चेंज हो जाएगा, क्योंकि अब बॉडी में आगे तो आपको पता है म्यू नॉट तो लगेगा नहीं, म्यू एम लगेगा, ये सारी चीज़ें। चलिए इसके बाद देखिए आपको क्या देखना चाहिए अपने बेस बनाने के लिए, क्योंकि ये छोटी मोटी चीज़ें आपको कंफ्यूज करेंगी, मैं तो कवर करा ही देता हूँ आपको ये चीज़ें, है ना। इसके बाद आपको देखिए क्या देखना चाहिए, छोटा सा आप म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट के बीच में रिलेशन भी देख लो। तो रिलेशन बिटवीन म्यू नॉट एंड एप्सिलॉन नॉट, देखिए आपको पता है म्यू नॉट की जो वैल्यू आती है वो आती है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, मतलब 4 इंटू 3.14 इंटू 10 की पावर -7, ठीक है। और जो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आती है वो आपकी आती है 8.8 इंटू 10 की पावर -12। अभी मैं सिर्फ यूनिट लिख रहा हूँ, ये नहीं लिख रहा हूँ कि 1 एम्पियर मीटर इन्वर्स होता है और 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम होता है, ऐसे। और इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट को, तो होगा क्या, देखिए -12 और -7 आपका
बन जाएगा माइनस का 19, और ये जो नंबर हैं इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 3.14 × 8.8 है। अब आप लोग काफ़ी फ्री हो तो आप एक काम करना, 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट भी निकालना, तो वो क्या होगा 1/4 × 3.14 × 8.8, और ये -19 ऊपर जाके +19 हो जाएगा, और 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट भी निकालना, तो आपको दोनों साइड रूट करना पड़ेगा। बच्चों लिख के ले लो, ये लाइट की स्पीड आएगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। इसका सिग्निफिकेंस क्या है वो आपको बाद में पता चलेगा। ये सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए आपको तैयार कर रहे हैं। तो 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट जो आता है वो आता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। इसको सॉल्व करना आप लोग तो इतना आ जाता है। क्लियर है? शाबाश, लाइट की स्पीड के बराबर। इसी के कंपैरिजन में फिर सबकी निकलती है रेडियो, माइक्रो, इंफ्रा। अब देखिए आपको क्या करना है, इतनी ये चीज़ें समझ में आ गई तो एक नोट और याद रखना कि जब हम ऑब्जर्वेबल पॉइंट को चेंज करें विद रिस्पेक्ट टू कंडक्टर, कैसे, मान लो कि व्हेन आउटसाइड द कंडक्टर, जब ऑब्जर्वेबल पॉइंट जो है इज़ आउटसाइड द कंडक्टर, ठीक है। और कंडक्टर का खुद का रेडियस तुम कैपिटल R मान लो, ऑफ रेडियस कैपिटल R। कंडक्टर का अपना रेडियस कितना है, कैपिटल R है, और जो आपका एम्पीरियन लूप उसका अपना रेडियस जैसे गॉसियन सरफेस का होता है स्मॉल r है, ठीक है। तो देखो होता क्या है, सिंपल सी बात ये है कि जब ऑब्जर्वेबल पॉइंट बाहर हो तो भाई करंट जो होगी वो वही होगी जो कंडक्टर में फ़्लो कर रही है, वही यूज़ करनी है I, और एरिया जो है क्रॉस सेक्शन वाला वो वही यूज़ करना है πr², ये, ठीक है, ये, या हाँ अभी के लिए तो πr² कर लो। पर जब हम इनसाइड आ गए, इनसाइड या विद इन आ गए, जो हमारा ऑब्जर्वेबल पॉइंट है या तो वो कंडक्टर की सरफेस में ही हो या अंदर हो, तो करंट चेंज हो जाएगा बच्चे। वो मैंने अभी बताया था आपको, करंट इसलिए चेंज हो रहा है क्योंकि अब μ0 नहीं है, अब क्या होगा μm होगा, जो कि क्या होता है μr रिलेटिव इंटू μ0, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अब अगर हमारा πr² है तो इनके बीच में रिलेशन कुछ ऐसी होती है कि I'/I बराबर πr² अपॉन πr² के, ये I'/I बराबर πr² अपॉन πr² के। ये देख लो ज़रा, दिमाग में इसको डाल लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं और नई चीज़ देखते हैं। चलिए अब हम एक नई डेरिवेशन करते हैं, जो कि क्या है, जो कि आपकी कुछ ऐसी है कि अच्छा, डेरिवेशन से पहले एक बार डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन देख लो, किसकी, जो आपने अभी देखा ना स्ट्रेट वायर, उसकी मैग्नेटिक फील्ड कैसी दिखती है ना। तो डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर, जैसे बार मैग्नेट के लिए ऑब्जर्व होती है ना, आप लोगों ने देखा होगा आयरन फिलिंग्स कैसी दिखती हैं, कंसेंट्रिक लाइंस, वैसे इसकी भी बनती है ना। तो कैसे बनाएंगे देखो, तो हम पे क्या रहते हैं, मान लो ये हम पे वायर है जिसमें करंट I कैरी हो रहा है, ये हम पे वायर है जिसमें करंट I कैरी हो रहा है। तो पहले तो इसके लिए ऐसे निकलती है, जैसे ना हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाई थी ना, वैसे इनको भी बना रहे हैं। मैग्नेटोस्टैटिक्स या मैग्नेटोडायनामिज्म और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, और जो आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक है लगभग एक जैसी है, ठीक है, लगभग एक जैसी है। सब चीज़ें यहाँ पे भी रिपीट होगी, जैसे वहाँ फ्लक्स पढ़ा, फील्ड लाइंस पढ़ा, यहाँ पे भी पढ़ोगे, अभी तो शुरुआत ही है इसलिए। और फिर इसके बाद यहाँ पे सर्कुलर बनती है, ऐसे ऐसे लूप्स के जैसी ना, सर्कुलर ऐसे, अच्छे से बनाना इसे, ठीक है। एरो की इतनी चिंता मत करना, बनती ऐसी है ना। और फिर चलो इतना काफ़ी है, फिर वो कंफ्यूज हो जाओगे तो इतना बना लो, ठीक है। वैसे तो इन दोनों को ज्वाइन करने वाली भी बनती है कुछ ऐसी ना, देखने में तो ऐसा दिखा जो फिजिसिस्ट थे उन्हें, ठीक है। इनको थोड़ा नीचे बनाना, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, शाबाश।
नई चीज़ देखिए, अब हम करने जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड। किसकी वजह से? एक सिलेंडर की वजह से। नई चीज़, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू अ स्ट्रेट सिलेंडर या कंडक्टर, वो हम करने जा रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू स्ट्रेट लॉन्ग सिलेंडर, इसके लिए हम मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू स्ट्रेट लॉन्ग सिलेंडर, ये वैसी है जैसे शेल के लिए करी थी ना, आउटसाइड इनसाइड, वही वाली चीज़ें हैं, है ना। तो क्या करते हैं, एक यहाँ पे हम सिलेंडर दिखा देते हैं, ये रहा, ठीक है, ये इसकी एक्सिस, ठीक है, ये एक्सिस दिखा दी और यहीं पे करंट आई कैरी करा दिया, ठीक है। यहाँ पे दिखाते हैं आई और ये इसकी एक्सिस है, एक्सिस शुरू हो रही है एक्स से वाई। माइंड इट, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस नहीं है, ये बस हमने ऐसे दिखा दी, इंटर रेडियस एक्सिस। अब इसके बाद क्या है, अब इसके बाद ये है कि एक बार हमें बाहर निकालनी पड़ेगी, तो सिलेंडर के लिए भी एम्पीरियन लूप कैसे बनाओगे, सर्कुलर बनाओगे। तो एक बार हम बाहर दिखा देंगे यहाँ पे, और एक बार सरफेस में दिखाएंगे और एक बार अंदर दिखाएंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें, एक बार बाहर, एक बार सरफेस में और एक बार अंदर। क्लियर है? बहुत बढ़िया। तो बात करते हैं, तो हम लिखेंगे, सही से बनाना उस डायग्राम को। कंसीडर एन इन्फिनिटली लॉन्ग, कंसीडर एन इन्फिनिटली लॉन्ग सिलेंडर ऑफ रेडियस कैपिटल आर। कैपिटल आर रेडियस मान लेते हैं, ये हो गया। मेरी वीडियो से कोई टॉपिक मत छोड़ना, मार खाओगे जब चेक करूँगा मैं, बहुत गंदी, ठीक है। सुन रहा हूँ मैं, कोई तुम टॉपिक छोड़ रहे हो, छोड़ो मत टॉपिक, कोई रहोगे बाद में। तो ये है, रेडियस आर है, इसके बाद एक्सिस मान लेंगे इसके एक्स वाई, एक्सिस मान लिया एक्स वाई, और मान लिया कैरिंग करंट आई फ्रॉम एक्स टू वाई डायरेक्शन, कैरिंग करंट आई। अब करंट की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होगी, आपको पता ही है, करंट फ्लो करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होगी, ऊपर जाएगा तो एंटी क्लॉकवाइज होगी। तो अभी तो बाहर ही दिखा देते हैं। तो मान लो यहाँ पे इस पूरे कर्वेचर में, अभी तो बाहर का ही दिखाते हैं, इस पूरे कर्वेचर में मान लो ये जो पी पॉइंट है इसको थोड़ा नीचे बनाते हैं यहाँ पे, और इस पी पॉइंट में एक एंटी क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड जा रही है बी। तो मान लो वो ऐसे जा रही है ना, जाएगी तो ऐसे ही, आपको पता है ऐसे ऐसे नीचे नीचे जाती है। तो एक मैग्नेटिक फील्ड मान लो बी, और यहीं पे एक छोटा सा करंट एलिमेंट भी काट दो जो कि होगा डीएल, ठीक है, एक डीएल करंट एलिमेंट भी काट दो। तो आपको ये तो पता चल गया इनके बीच में एंगल कितना है, 0 है ना। तो वो यहीं लिख लो। तो सिंस बी इज़ पैरेलल टू डीएल, डीएल का एक करंट एलिमेंट है जो यहीं से काटा, तो थीटा एंगल कितना आएगा, 0 आएगा। एम्पियर सर्किटल लॉ में कुछ आसानी बन जाएगी, या बनती हुई दिख रही है, ठीक है। इसके बाद हम ये मान लेते हैं कि एक मैग्नेटिक फील्ड इस करंट के फ्लो होने की वजह से सेटअप हो जाएगी, और किस फॉर्म में हो रही है, आपको भी दिख रहा है, सर्किल के फॉर्म में हो रही है। और ये सर्किल का सेंटर्स क्या होंगे, सेम होंगे, कंसेंट्रिक सर्किल हैं, चाहे अंदर हो चाहे बाहर हो चाहे सरफेस में हो, तो इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्किल, कंसेंट्रिक सर्किल्स के फॉर्म में ये बनेगी। अब इसके बाद एक काम करते हैं, केस 1 लेते हैं, और जब पॉइंट क्या है, आउटसाइड है, तो उसमें तो कोई चक्कर नहीं है। केस 1, व्हेन पॉइंट P is outside the cylinder, पॉइंट P आउटसाइड है, वैसे ही गॉसियन सरफेस के जैसे इस एम्पीरियल लूप को ट्रीट करेंगे। ये यहीं के लिए B डॉट डी एल, ठीक है, B इज पैरेलल टू डी एल, तो थीटा एंगल 0 होगा। और सीधा हम बाहर के लिए एम्पीरियल सर्किटल लॉ लगाते हैं, सीधा बाहर के लिए, बाहर दिख रहा है ना आपको ये B डॉट डी एल, B और डी एल के हैं, पैरेलल हैं, तो आपको पता चलेगा बाहर के लिए होता है B डॉट डी एल कितने के बराबर, म्यू नॉट
क्योंकि बाहर है तो बाहर तो आप म्यू नॉट लगाओगे, पर जब आप सरफेस के अंदर आ जाओगे, सरफेस में तो जीरो ही हो जाएगा, अंदर आ जाओगे तो अंदर आपको म्यू नॉट से काम नहीं चलेगा, म्यू एम लगाना पड़ेगा, और म्यू एम दिया नहीं रहता तो म्यू आर इंटू म्यू नॉट लिख देते हैं। जनरली मीडियम का नहीं दिया रहता, रेशियो का दिया रहता है म्यू आर, ठीक है। तो बी डॉट डी एल म्यू नॉट आई, और इसे आगे बढ़ाएंगे तो बी डी एल को खोलेंगे तो बी डी एल और इनके बीच में एंगल 0 है तो कॉस 0 इंटीग्रेशन बराबर म्यू नॉट आई के। देखो बी तो यूनिफॉर्म रहेगा क्योंकि करंट तो आई ही फ्लो कर रहा है, अभी करंट को हम चेंज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो बी बाहर आया, कॉस 0 1 हुआ, इंटीग्रेशन करना है डी एल का बराबर कितने के, म्यू नॉट आई के। डी एल का इंटीग्रेशन क्या होगा, क्योंकि ये सर्कुलर है, आप डर रहे होंगे मैंने आपको रेडियस नहीं बताया, ये तो कैपिटल आर हो गया, अभी के लिए ये स्मॉल आर है, ठीक है। तो एम्पियर इन लूप का खुद का रेडियस कितना है, स्मॉल आर है, क्योंकि ये भी स्मॉल आर होता है इसलिए मैं घबरा रहा था। तो ये भी क्या है, स्मॉल आर ही होगा, ये पूरा, क्योंकि ये भी आर होगा, ये भी क्या होगा, आर ही होगा। सर्कल होता अगर ये सर्कल तो बना नहीं, एलिप्स बन गया, एलिप्स पर आप सर्कल बनाना तब आपको आर ही दिखेगा, क्लियर है। तो डी एल क्योंकि सर्कल था और ऐसे बहुत सारे काटेंगे, कुल मिला के वो सर्कमफेरेंस बनेंगे तो 2 पाई आर। यहाँ पे वही चीज़ है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हम गॉसियन सरफेस पे अप्लाई करते हैं, ऐसी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एम्पीरियन लूप पे अप्लाई करेंगे तो उसी का रेडियस आएगा, तो आर लिख दिया। तो बी आपका आउटसाइड कितना आ गया, बी आउटसाइड आया म्यू नॉट आई अपन 2 पाई आर। पहले भी आया था कहीं नहीं, वो 2 आर था, ये 2 पाई आर है, वो 2 आर था सर्किल के लिए, ये 2 पाई आर है, क्लियर है इतनी बातें, शाबाश। अब इसके बाद केस 2 देखिए, केस 1 तो आपको समझ में आ गया, केस 2 देखिए, और केस 2 में बाहर वाली चीज़ नहीं है। केस 2 में ये हो सकता है कि अब हमें थोड़ा अंदर आना है, तो पहले सरफेस में आएंगे और फिर सरफेस से भी अंदर चले जाएंगे, है ना, ये चीज़ें। तो ये भी मिटाते हैं, मिटाया, इनको भी मिटाया। तो पहले तो सरफेस में आएंगे, अब पॉइंट पी क्या आ गया, सरफेस में आ गया, तो उसे केस 2 में लेते हैं और एक तीसरा केस बना लेंगे, केस सेकंड, कि व्हेन पॉइंट पी इज एट ओनली दी सरफेस ऑफ सिलेंडर, सरफेस ऑफ सिलेंडर। पॉइंट पी आपके सिलेंडर की कहाँ आ गया, सरफेस में आ गया। तो अब क्या होगा ये हमें देखना है, ठीक है। अब आपको ये दिख ही रहा है कि पॉइंट पी सरफेस में आ जाए, तो हालांकि स्मॉल आर और कैपिटल आर बराबर हो गए, पर मैंने आपको बताया था कि अगर आप इसे खोलोगे, ये थिन शीट है, सॉलिड सिलेंडर तो है नहीं, तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी, 0 आएगी, एक दूसरे को क्या कर देगी, कैंसिल आउट कर देगी। तो वही चीज़ लिखनी है, ठीक है। तो हम लिखेंगे दिस विल बिहेव, अगर पॉइंट पी सरफेस ऑफ द सिलेंडर में आ गया तो दिस विल बिहेव एज थिन शीट ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर की थिन शीट के जैसे बिहेव करेगा। और वो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं आर्बिट्री केस में कि वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है, थिन शीट ऑफ सिलेंडर। देयरफॉर आप ये देखो, करंट क्लोज पाथ के लिए, क्लोज पाथ के लिए करंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब ये सरफेस में आ जाएगी ना, सरफेस में ये जो लूप है अब ये सरफेस में आ गया, ऐसे बिल्कुल मतलब सतह में आ गया, तो यहाँ पे करंट जो होगा क्लोज पाथ के लिए कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना, करंट लीक नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो करंट थ्रू क्लोज पाथ इज़ 0, और अगर करंट 0 हो गया तो बी डॉट डी एल जो होता है, बी डॉट डी एल वो म्यू नॉट आई के बराबर होता है। अब इसमें से वो हटा लो, मतलब हमें ऑब्जर्वेशन ये मिली कि करंट 0 हो गया। अब करंट क्यों 0 हुआ वो देखना है। तो देखो म्यू नॉट तो कभी भी 0 नहीं होता, लेंथ भी कभी भी 0 नहीं हो सकती। अब आप देखो करंट 0 हो रहा है तो करंट तभी 0 होगा जब मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, 0 होगी, क्योंकि म्यू नॉट 0 नहीं हो सकता और डी एल लेंथ भी 0 नहीं हो सकती। सिलेंडर तो एग्जिस्ट कर रहा है ना, तो उसका छोटा सा आर्बिट्री एलिमेंट भी एग्जिस्ट करेगा। तो क्लोज पाथ के लिए करंट 0 आ रहा, इससे हम बस यही समझे कि मैग्नेटिक फील्ड जो है सरफेस में वो क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी, ये चीज़ है, ठीक है।
अब तीसरा केस कि हमें कहाँ आना है, अंदर आना है, और ये सारा हमने एम्पियर सर्किटल लॉ से ही करा। ये जो हमने मैग्नेटिक फील्ड को 0 रखा, आपको अभी दिखाया मैंने म्यू और वो चीज़। अब क्या होगा, अभी तक तो बात ये थी कि करंट सिर्फ सरफेस में था, सरफेस मतलब कर्व में, कर्व सरफेस में। मान लो अब क्रॉस सेक्शन में भी आ जाए, उसके लिए उसे अंदर आना पड़ेगा, पूरे तरह से घूमे तो अंदर आना पड़ेगा क्रॉस सेक्शन में। तो केस थर्ड ले लेते हैं उसे, केस थर्ड। और अब ये जो पॉइंट P है ये यहीं आ गया और इतना R है। तो नाउ सिंपल सी बात, केस थर्ड, इफ़ दी करंट, और यहाँ पे स्मॉल r छोटा होगा कैपिटल R से, आपको भी दिख रहा है। इनसाइड की बात कर रहे हैं, ये R इससे छोटा है। इनसाइड डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे। सबसे पहले क्या था आउटसाइड, फिर क्या था सरफेस, अब है इनसाइड की बात। तो इफ़ द करंट, एक मिनट है, इफ़ द करंट इज़ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, कंडक्टर ये है सिलेंडर, तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। इफ़ द करंट इज़ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू द क्रॉस सेक्शन। अब क्रॉस सेक्शन में भी आ गए, वो जो सर्कुलर होता है ना, वो सर्कुलर, उनमें भी करंट फ्लो कर रहा है, तो उनमें अलग तरीके से करेगा क्योंकि वो मटेरियल अलग है। अब एयर जैसा काम नहीं चलेगा जैसे स्पेस में चल रहा था बाहर, अब अंदर आ गए सरफेस में फ्लो कर रहा है तो चेंज होगा, अब म्यू एम आएगा। ठीक है, तो इफ़ द करंट इज़ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू द क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो क्या होगा, ये देख लेते हैं। थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, then करंट थ्रू लूप, लूप से कितना करंट आएगा, लूप कौन सा, एम्पीरियन। ठीक है, इसको अगर नाम देना चाहते हो तो दे दो, एल दे दो, तो लूप एल से। तो आपको मैंने अभी बताया था थेल्स थ्योरम की जैसी लगती है। मान लो करंट थ्रू लूप एल, एल डैश नहीं आई डैश है, ऐसे मान लो आई डैश है, तो क्या होगा, अभी कितना है आई डैश, पहले कितना होता था आई, अभी कितना रेडियस है पाई आर स्क्वायर, पहले कितना होता था जनरल केस में पाई कैपिटल आर का स्क्वायर। इतना क्लियर है? पहले कितना था आई, फिर उसमें उसके करस्पॉन्डिंग एरिया कितना था क्रॉस सेक्शन पाई आर स्क्वायर। पर अब अगर लूप के लिए देखें तो लूप में करंट कितना फ्लो करेगा, आई डैश, बाहर तो कितना कर रहा है, आई ही कर रहा है क्योंकि बाहर तो फ्री स्पेस है ना, इधर खोखला है वैसे, ये हॉलो है ना। आई डैश के लिए पाई आर स्क्वायर, आई के लिए ये पाई से पाई कैंसिल। आई डैश की वैल्यू देखिए क्या आई, आई डैश की वैल्यू आई आर बाई आर स्क्वायर ऐसी रहा, आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर ऐसी रहा, इंटू कितना हो गया, आई हो गया। ठीक है, तो आई डैश की वैल्यू आई आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू आई। तो लगाते हैं अब एम्पियर सर्किटल लॉ। तो यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ, लाइन इंटीग्रल बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू इंटू आई डैश। पर आप खुद बताओ, अब अंदर आ गए हैं तो म्यू नॉट होगा या म्यू एम होगा, तो सर म्यू एम होगा, तो यहाँ म्यू एम लिख दिया। ये स्टार वाला केस है, यहाँ पे क्या आ गया, म्यू एम आ गया। क्लियर? म्यू एम क्यों आया, क्योंकि अंदर आ गए हैं, अंदर अब कन्फिग्रेशन चेंज होगी। और म्यू एम आपने देखा ही था कितना होता है, म्यू आर इंटू म्यू नॉट होता है। ठीक है, म्यू एम कितना होता है, म्यू आर इंटू म्यू नॉट होता है। और आई डैश की वैल्यू कितनी है, आई टाइम्स ऑफ स्मॉल आर का स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर का स्क्वायर। तो पहले तो आई डैश आया कितना, आई आर स्क्वायर बाई कैपिटल आर का स्क्वायर, और म्यू एम आपका म्यू आर इंटू म्यू नॉट बन गया। और बी डॉट डी एल खोलोगे तो इसके लिए भी तो बी ऐसे ही जाएगा, और यहाँ पे भी अगर आप छोटा सा डी एल काटोगे तो दोनों के बीच में अभी भी कितना है, जीरो ही है। तो इसको खोलोगे तो आप पे आएगा बी डी एल दोबारा कॉस फिर जीरो। तो यार जीरो हमने पहले केस में कर लिया ना, इसको जीरो क्यों बनाएंगे, 90 थोड़ी रखोगे। और यह आ गया बी डी एल कॉस जीरो 1 होता है, और बी को लेके बाहर, डी को लेके बाहर, और कॉस जीरो 1 हो गया, तो सिर्फ अंदर डी एल बचा। और क्योंकि डी एल कुछ और नहीं होता, सर्कमफेरेंस होती है, जो कि एम्पीरियन लूप के लिए 2 पाई आर होगी। लूप के लिए कितनी है रेडियस, आर, तो 2 पाई आर होगी। अब क्या कर सकते हैं, देखो एक आर से एक आर क्या कर लेंगे, कैंसिल कर लेंगे, और कुछ तो कैंसिल हो नहीं रहा। तो बी की वैल्यू देखो कितनी आ गई, म्यू आर बाई म्यू नॉट, साथ में आई, साथ में आर, अपॉन में आर स्क्वायर, साथ में नीचे कितना 2 पाई। ठीक है, बी की वैल्यू कितनी आई, म्यू आर मल्टीप्लाई बाई म्यू नॉट मल्टीप्लाई बाई आई
मल्टीप्लाई बाई आर अपॉन में कैपिटल आर का स्क्वायर और साथ में 2 पाई, मैं इसे ब्रैकेट में लिख रहा हूँ। तो देखिए आपकी b की वैल्यू कितनी आ गई थी, b की वैल्यू आपकी ये आ गई थी म्यू आर इंटू म्यू नॉट इंटू आई, साथ में 2 पाई आर स्क्वायर, और उस स्मॉल आर को मैं अलग से ही लिख रहा हूँ। ऐसा क्यों करा, तो इसके पीछे देखिए कारण क्या है। देखिए अगर आपको यहाँ से दिख रहा हो तो इस स्मॉल आर और बी के बीच में इनसाइड है ना, बी इनसाइड और स्मॉल आर के बीच में डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है। जबकि जब हमने बी सरफेस में देखा था तो वो तो 0 आ गया था, और बी जो आपका आउटसाइड था, बी आउटसाइड, तो वो आपका कितना आया था, वो आपका आया था म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई स्मॉल आर। देखिए इनमें और इनमें इन्वर्स रिलेशन है, बी आउटसाइड इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, ये चीज़। अब अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने यहाँ आर वाले लिए जो चेंज होगा, जैसे गॉसियन सरफेस या एम्पीरियन लूप का होता है, कैपिटल आर क्या लोगे, वो तो सिलेंडर का है, वो फिक्स रहेगा। यहाँ से आपको एक बात पता चली कि अगर हम इसका ग्राफ बनाएं किस किस के बीच में, डिस्टेंस के बीच में और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, तो देखिए सबसे पहले तो अंदर से ही जाएंगे, और अंदर डायरेक्ट है तो पहले तो सीधा आएगा, क्लियर है, अंदर डायरेक्ट है तो पहले तो क्या आएगा, सीधा आएगा। फिर उसके बाद जाके बी 0 हो गया, मान लो वो यहाँ हो गया, इससे पहले बी अपनी मैक्सिमम वैल्यू में आ गया होगा, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू में आ गया होगा। यहाँ तक तो b इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r है, इनसाइड वाला केस। यहाँ पे जाके b क्या हो गया, 0 हो गया, क्योंकि b को तो ऐसे बढ़ना चाहिए था, वो यहाँ पे फिक्स हो गया, ठीक है, b यहाँ पे क्या हो गया, फिक्स हो गया। एंड देन उसके बाद क्या है, देखो b इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r है तो इन्वर्स रिलेशन, तो b इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ गया किसके, r के, तो इन्वर्स रिलेशन आ गई। तो ये आप ग्राफ भी बना सकते हैं डिस्टेंस और उसके बीच में। देखो b 0 कब होगा आपको भी पता है, जब स्मॉल आर और कैपिटल आर क्या हो जाएं, बराबर हो जाएं, तो आपको कुछ एक डेजा वू हो गया होगा कि ये हमने पहले भी करा था इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है, शाबाश। एम्पीरियन लूप, वैसे तो मैं बता दूंगा, एम्पीरियन सर्किटल लॉ जो है और बायट-सैवर्ट लॉ जो है, दोनों में फ़र्क बता सकते हो। देखो सबसे बेसिक फ़र्क तो है, देखो एम्पियर में हम इंटीग्रेशन यूज़ करते हैं, जबकि बायट-सैवर्ट लॉ में डी भी लिखते हैं तो डिफ्रेंसिएशन यूज़ करते हैं। तो क्या है, बायट-सैवर्ट लॉ इज़ डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जबकि एम्पियर सर्किटल लॉ इज़ इंटीग्रल फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं। चलिए बहुत बढ़िया। एम्पियर सर्किटल लॉ का एक और एप्लीकेशन देखते हैं, जिसमें हम सोलोनाइड के बारे में बात करते हैं। सोलोनाइड आपको पता ही है होता क्या है, हेलिकल सा होता है, वो ऐसे हेलिकल सा, और उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होती है। इट्स लेंथ इज़ वेरी लार्ज एज़ कंपैरिजन टू इट्स डायमीटर, ये आप लोगों को पता है। शुरुआत करते हैं, इंक भर लेते हैं पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। अभी इसमें बीच में काफ़ी बारीक चीज़ें हैं अंदर, वो देखनी है अभी, जैसे स्पेशल केस हो गए मैग्नेटिक फील्ड में क्या करेंगे, तो वो सारी चीज़ें हैं ना, वो भी देखनी है। देखिए सोलोनाइड को मोड़ दो तो वो टोराइड बन जाता है, क्या बनता है, टोरोइड, ठीक है। तो बात कर लेते हैं। देखिए हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलिनोइड। सोलिनोइड क्या होता है, ये सोलोनाइड भी बोलते हो ना तुम, वैसे सोलिनोइड होता है। तो आपको पता ही है एक सोलोनाइड क्या होता है, एक वायर होती है, उसमें हम क्या करते हैं, वाउंडिंग करते हैं, वायर या कोई भी इंसुलेटर है वो वाउंडिंग करते हैं, और उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होती है डायमीटर के। क्या यही इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, सोलोनाइड नहीं, सोलोनाइड उससे बढ़कर है, जबकि उसका एक एप्लीकेशन भी होता है कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेट के जैसे भी काम में आ जाता है। तो थोड़ी सी पहले सोलोनाइड की बात करते हैं। तो सोलोनाइड कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग इंसुलेटेड वायर, या आप पेंसिल भी यूज़ करते हैं इसमें, देखा ही होगा पेंसिल के ऊपर कॉपर की बॉन्डिंग करते हैं। तो अ सोलोनाइड कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग इंसुलेटेड वायर क्लोजली
क्लोजली वाउंड, बहुत क्लोजली वाउंड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक रिंग्स। कंसेंट्रिक रिंग्स जो ये होती है चाउमीन वाली, इसे हेलिक्स बोलते हैं। कंसेंट्रिक रिंग्स जिनको हम हेलिक्स बोलते हैं, हेलिक्स, ठीक है। एंड इट्स लेंथ, इसकी लंबाई इज़ वेरी लार्ज, बहुत ज़्यादा होती है, एज कंपेरिजन टू इट्स डायमीटर, एज कंपेरिजन टू इट्स डायामीटर, डायमीटर के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। सोलेनॉइड आपको पता ही है बनता कैसे है, ऐसे दिखा देते हैं ना, ये है ना, बैटरी लगा देते हैं, प्लस माइनस, करंट जाता है यहाँ पे, फिर कोर रखते हैं या कोई इंसुलेटेड वो रखते हैं, जनरली वैसे सॉफ्ट आयरन कोर रखते हैं, वो बढ़िया होता है, इसे आसानी से मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करता है बहुत जल्दी में, बहुत ही रिएक्शन तेज़ी से, क्विक रिएक्शन टाइम होता है, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, इसका एक क्रॉस सेक्शन कंसीडर करते हैं, ये सारी आप लिख लेना बात। तो इनर क्रॉस सेक्शन ले लेते हैं, छोटा सा पार्ट ले लेते हैं सोलेनॉइड के अंदर का। तो कंसीडर, और एम्पियर सर्किटल लॉ से ही निकालेंगे इसको। तो कंसीडर अ पार्ट ऑफ इनर क्रॉस सेक्शन ऑफ सोलेनॉइड, सोलेनॉइड का इनर क्रॉस सेक्शन ले लेते हैं। तो एक बना लेते हैं छोटा सा, है ना, यहाँ पे ऐसे छोटा सा बना लेते हैं ना। ये बना लिया, और मान लो कि जैसी ये मतलब सोलेनॉइड का छोटा सा पार्ट है ये, अब जैसे करंट पास होगा सोलेनॉइड से तो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी। तो आप पुरानी क्लास से रिलेट कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ पता चलती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन से, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ पता चलती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से। तो यहाँ पे हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन से दिखा देते हैं ना, वो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बताएगा। तो मान लो जैसे ये पहली मैग्नेटिक फील्ड लाइन हो गई, दूसरी ऐसे चलाते हैं, ये चला दी। ये किसको डिनोट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड को। अब क्या करते हैं, यहाँ पे एक एम्पीरियन लूप मान लेते हैं। तो आज एक क्रॉस सेक्शन है, छोटा सा पार्ट होता है, तो आज कैसी भी शेप लोगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो हम स्क्वायर मान लेते हैं। कैसे भी ले सकते हो, सर्कुलर भी ले सकते हो, पर स्क्वायर में सही रहता है क्योंकि स्क्वायर से डेरिवेशन बढ़िया बनती है। तो एक हमने एम्पीरियन लूप मान लिया, जिसका कुछ पार्ट का है ऊपर है और कुछ पार्ट मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में है। इसका नाम बोल लो। तो P थोड़ा साफ़ कर लेते हैं, इस साइड है ना, ये रहा, साफ़ कर लिया। और ये P, Q, देन R और S। और क्योंकि मुझे मतलब PQ से होगा आगे, तो मैं इसको L लेंथ का मान लेता हूँ, ठीक है। ये सारी चीज़ें, और मान लेते हैं करंट क्योंकि ऐसे फ्लो कर रही है तो करंट लूप में ऐसे फ्लो करेगी, मान के चलते हैं करंट लूप में कहाँ से होगी, और लूप जब पूरी तरीके से अंदर होगा तब तो मान भी सकते हैं, पर फिज़िक्स में लिबर्टीज़ लेते हैं, तो ऐसे करंट फ्लो कर रही है, तो आप ये लूप मान लियो, ठीक है। अब अगर लूप मान लिया तो हम एक काम करते हैं, हम बोल देते हैं लेट दिस सोलेनॉइड हैज़ टोटल टर्न्स इसके कैपिटल N है, एंड लेट स्मॉल n वही है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ये नंबर डेंसिटी नहीं है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्मॉल n है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है, यूनिट लेंथ में। तो थोड़ा इसे क्या करते हैं, अंडरपोलेट करते हैं, छोटी स्टडी में लाते हैं, है ना, इंटरपोलेट नहीं करते। तो
n जो है वो होगा टोटल टर्न्स अपॉन लेंथ। लेंथ कितनी है l। सोलोनाइड की भी होती कुछ, मैं इसी की मान रहा हूँ लूप की, लूप भी तो वही काम कर लेगा। ये आइडल केस है, इसमें होगी तो हर जगह होगी, इसमें नहीं होगी तो कहीं नहीं होगी। तो स्मॉल n की वैल्यू होगी n बाई कैपिटल L। तो कैपिटल N आया L इंटू स्मॉल n, ये आ गया। ठीक, अब क्या करते हैं, एम्पियर सर्किट लॉ नहीं लगाते अभी बस क्या लगाते हैं, अभी एक काम करते हैं कि हम यहाँ पे देख लेते हैं कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, कहाँ कहाँ, P से Q, Q से R, R से S, S से P, P से Q, Q से R, R से S और S से P, P से Q, Q से R, R से S और S से P। तो अगर आपको ऐसे लिखना है तो ऐसे लिख लो, P से Q जाने, Q से R आने, R से S आने, S से P आने। अब थोड़ा फिजिक्स अपना खेल दिखाएगा। P से Q, Q से R, R से S और S से P निकालोगे कैसे, बात तो ये भी है ना कि P से Q, Q से R, R से S और S से P निकालोगे कैसे। तो तुम P से Q का अलग निकाल लो, Q से R का अलग निकाल लो, R से S का अलग निकाल लो और S से P का अलग निकाल लो। तो B डॉट डी एल पहले देखेंगे P से Q, मतलब छोटे छोटे करंट एलिमेंट काटे जाएंगे, कहाँ से, P से Q। फिर P से Q के बाद क्या आएगा, Q से R, इससे भी काटेंगे, B डॉट डी एल। फिर कहाँ से काटोगे, R से S, B डॉट डी एल, और फिर S से P, B डॉट डी एल। शाबाश। अब देखो P से Q, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन पता है ना आपको, आगे की साइड है ऐसे। ध्यान से देखो, PQ और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल है, दिख रहे हैं, PQ और मैग्नेटिक फील्ड कैसे हैं, पैरेलल। और QR और मैग्नेटिक फील्ड कैसे हैं, परपेंडिकुलर। और SP और मैग्नेटिक फील्ड भी कहाँ हैं, परपेंडिकुलर। और SR तो बाहर है, उसमें करंट जाएगी कहाँ, SR तो इन्फ्लुएंस से बाहर हो गया, दिखाने के लिए बता दी पर जाएगी नहीं उसमें करंट, वो कोई करंट एनक्लोज नहीं करेगा SR आर्म में कोई करंट नहीं होगी। तो पहले बात करते हैं, अलग अलग से निकालेंगे, इसे फर्स्ट इक्वेशन मान के चलेंगे और ये मॉडिफिकेशन करेंगे, आप लोग भी ऐसे ही लिखना। तो करेंगे कैसे, सबसे पहले P से Q, B डॉट डी एल देखेंगे, क्योंकि B भी यहीं है और PQ भी यहीं है, दोनों पैरेलल हैं, तो एंगल बनेगा 0। तो P से Q, B डी एल कॉस 0, कॉस 0 हो जाएगा 1, B गया बाहर, P से Q डी एल और कॉस 0 हो गया 1। बच्चों P से Q डी एल की वैल्यू कितनी है, P से Q अगर आप छोटे छोटे डी एल काटोगे तो कुल मिला के L ही तो आएगा। P से Q काटते रहो, कितना आएगा, L ही तो आएगा। तो ये जो डी एल है, जो हम P से Q काटेंगे, ये कितना बनेगा, BL बनेगा। तो मतलब ये चीज़ सॉल्व होके कितनी आ गई, BL आ गई। ठीक है, अब बात करते हैं B डॉट डी एल, P से Q हो गया, Q से R, Q से R। तो देखिए QR ऐसे है और B ऐसे है, इनके बीच में 90 डिग्री बना, तो आप क्या लिखोगे, Q से R, B डी एल, और यहाँ पे cos 90, क्योंकि cos 90 0 होता है, तो ये चीज़ सॉल्व होके कितनी आई, 0 आई, 0। अब ऐसे ही SP के साथ भी होगा, तो S और P पहले कर लेते हैं। तो S लिखना, P लिखना, S लिखना, P लिखना, और ये भी कितना आ जाएगा, 0। तो ये चौथी चीज़ भी क्या आ गई, 0। अब अगर हम आखिरी अपना RS देखें, तो R से S, B डॉट डी एल, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि एंगल तो 180 है, क्योंकि R से S ऐसे जाएंगे और B ऐसे जा रहा, तो एंगल तो 180 है। तो R से S, B डी एल कॉस 180, कॉस 180 माइनस होता है पर आएगा नहीं कुछ, सिंस RS जो R में वो कोई करंट एनक्लोज नहीं करेगी, एनक्लोज नो करंट, कोई करंट होगा ही नहीं उसमें, बाहर है ना वो इन्फ्लुएंस के, सोलोनाइड से बाहर है तो उसमें कोई करंट नहीं जाएगी। सर उसमें तो जाती थी सर्कुलर कर्वेचर में, तो सर्कुलर कर्वेचर यूनिफॉर्म होता था, वो सारी चीज़ कंटेन करता था। अगर ये RS यहाँ से लेकर यहाँ तक होता तो मैं मान लेता इसमें करंट आई जाती कहीं से लीक होके, ठीक है। पर यहाँ RS में कोई करंट नहीं है, मतलब करंट 0 हो गया।
और अगर करंट जीरो होता तो आपको पता है एम्पियर सर्किटल लॉ से मैग्नेटिक फील्ड भी कितनी होती है, जीरो होती है। इसी की वजह से अगर ये मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाए, तो अगर मैं इसे आगे भी बढ़ाऊँ आर से एस, तो ये मैग्नेटिक फील्ड जीरो है और साथ में उसके ये डी एल इंटू -1 कॉस 180 -1 है, मतलब माइनस डी एल अगर मल्टीप्लाई भी करूँ तो आएगा तो जीरो ही। तो इसका मतलब ये पूरा कुल मिला के कितना आया, जीरो आया। तो ये दो जीरो क्यों आए, 90 की वजह से, जबकि ये वाला जीरो क्यों आया, आर एस वाला जीरो क्यों आया, क्योंकि आर एस सामने कोई करंट इनक्लोज नहीं करा। तीनों में तुम 90 मत लिख देना, आँख के अंदर, ठीक है। दो हैं क्यू आर और एस पी 90, ठीक है, और एक क्या है 180 है पर उसमें कोई करंट इनक्लोज नहीं होगा, तो कुल मिला के बी एल आ गया। ये कुल मिला के बी एल आ गया और इसे अब हम सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं। लिख देना कि ये जो चारों वैल्यू आई हमने फर्स्ट में डाल दी और जो आया वो सेकंड है। अब आगे की बात क्या है कि यूज़ कर लेते हैं क्या, एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ क्या बोलता है कि बी डॉट डी एल जो होगा पूरे के लिए निकालना है ना, तो मैं पी क्यू आर एस के लिए वो होगा म्यू नॉट इंटू टोटल करंट इन पी क्यू आर एस, टोटल करंट इन पी क्यू आर एस, ये तुम्हें करना है, ठीक है। और टोटल करंट निकलेगी कैसे, एक आर्म की करंट निकालो और साथ में उसमें वो कर दो कि कितने टर्न्स हैं और हर टर्न्स में करंट कितनी है। तो होना तो ये ऐसे चाहिए था कि ये है, ये है, ये है, ये है, इस टर्न्स में आई करंट है, इसमें भी आई है, इसमें भी आई है, तो हर टर्न्स में आई है। तो एक टर्न में आई है और हर में भी कितनी है, आई है, हर एक में भी आई है, एक में भी आई है, तो ऐसे कितने टर्न्स हैं, तो ऐसे कितने टर्न्स हैं, एन एल है, तुम्हें याद है एल एन या एन एल है, तो ये तो म्यू नॉट इंटू टोटल करंट इन पी क्यू आर एस होगा करंट इन ईच टर्न मल्टीप्लाई बाई, तुम आई तो नहीं लिख रहे थे यहाँ, बेवकूफ़ हो क्या, आई तो एक टन से, ठीक है, आई एक टन से, बताई नहीं था तो लिख देना कहीं भी कि लेट आई बी द करंट थ्रू ईच टन, करंट थ्रू ईच टन, इतना तो देखो ऑब्जर्व हो ही जाता है, एक टन से होगी, ईच टन। तुम इसलिए कन्फ्यूज हो गए होंगे क्योंकि हर टन में आई थी, आई तो थी, तो लगाना है यहाँ पे आई पी क्यू आर एस, तो होगा करंट थ्रू ईच टन और टोटल टर्न्स, कितनी टर्न्स होंगी कुल मिला के, रटना नहीं है बच्चों, समझना है हर चीज़ को। करंट टोटल कैसे आएगी, करंट थ्रू ईच टन इंटू टोटल टर्न्स। देखो बी डॉट डी एल की सेकेंड से वैल्यू आ गई बी एल, तो यहाँ पे आ गया बी एल और यहाँ पे कितना है म्यू नॉट, और हर टर्न में करंट कितनी है, आई है, ठीक है, और टोटल टर्न्स कितने हैं, कैपिटल एन है, कैपिटल एन, ठीक है, पर कैपिटल एन खुद कितना है, एल इंटू एन है, तो यहाँ पे म्यू नॉट लिखा, यहाँ पे आई लिखा, यहाँ पे कैपिटल एन टोटल टर्न्स की जगह लिखा टोटल लेंथ और नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ जो कि स्मॉल एन है, यहाँ पे बी एल है, एल से एल कैंसिल हुआ, बी की वैल्यू आई कर्व सरफेस में, पूरे कर्व में है ना, कितनी आई, म्यू नॉट इंटू एन आई, देखो बीच की आएगी एंड्स के एवरेज से, जैसे दो एंड होते हैं ना एक्स और वाई, तो एंड्स के एवरेज से आती, ठीक है। तो टोटल कर्व में कितनी है सोलेनोइड की, म्यू नॉट इंटू एन आई है, एंड्स में कितनी होगी वो देख लो। तो ड्यू टू सोलेनोइड मैग्नेटिक फील्ड एट कर्व, तो तुम्हें पता चला कितनी है, म्यू नॉट इंटू नंबर ऑफ टर्न्स और आई। अब तुम कंफ्यूज ना हो जाओ तो यहाँ कैपिटल एन भी लिख लेते हैं, तो कैपिटल एन आई, तो यहाँ पे स्मॉल मतलब कैपिटल एल लगाना पड़ेगा, है ना, स्मॉल एन होगा एन बाई एल, है ना, टोटल टर्न्स अपॉन लेंथ, पर एंड में कितनी आएगी, एंड में आधी आती है, ठीक है, म्यू नॉट एन आई बाई 2, तो बस यहाँ दो लगाने, तो म्यू नॉट एन इंटू आई बाई 2L, ये है, ठीक है, ये याद रखना पक्का, शाबाश, थैंक यू, हो गया।